नाज़रीन, जब से पाकिस्तान बना है हुक्मरानों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर और नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और हमें सख्त फैसले लेने होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सख्त फैसले अवाम के लिए ही लेने होते हैं या सख्त फैसले हमारे अशराफिया पर भी लागू होते हैं। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम को सेहत, तालीम और रोज़गार के मौके फराहम करना रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होता है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी अशराफिया तो अय्याशियाँ कर रही है, लेकिन गरीब आदमी या गरीब आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है। आज हम गदागरी पर जो इस वक्त बेकारी सड़कों पर मांग रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में चौधरी तौकीर सरवर साहब हैं, कोस्ट के फ़रज़ी सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो सब क्या कहेंगे, हुक्मरान जो हैं वो अपने अल्ले तलल्ले अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे। और आपने वो बयान भी सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब का कि मुल्क तो दिवालिया हो चुका है। तो जब मुल्क दिवालिया हो चुका है तो ये अपने प्रोटोकॉल, ये अपनी अय्याशियाँ क्यों नहीं ये ख़त्म कर पा रहे? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। काजी साहब, ये पाकिस्तान का अलमी यही रहा है कि जब से ये पाकिस्तान बना, जितने हुक्मरान यहाँ पे आए उन्होंने हमेशा पहले नारे लगाए, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के अवाम को लूटा गया। दूसरे मियाँ साहब आ गए, उनके अपने नारे थे, लेकिन ये जितने भी नारे थे नारे नारे ही रहे, दावे दावे ही रहे, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सका। अगर हम आ जाए, आप इंडिया की मिसाल ले लें कि वो हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, आज उनकी कंडीशन देखे कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनकी मईशत कहाँ पे खड़ी है। उन्होंने कशकोल कब का तोड़ दिया हुआ है, IMF के पास जाना कब से छोड़ दिया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जितने भी हुक्मरान आते हैं, जब इनके वो इलेक्शन सर पे आते हैं तब ये कहते हैं कि जी कशकोल तोड़ देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हम सस्ती बिजली देंगे, हम अपने पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। लेकिन ये आज तक बदकिस्मती से सिर्फ दावों के अलावा और कुछ नहीं हो सका। नहीं तो फिर ख्वाजा साहब ने सही कहा कि 2 साल हमें दे दें। मतलब ये है कि पिछले 30-35 साल ये इक़्तिदार में रहे हैं, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। तो अब आप समझते हैं कि 2 साल ये हुकूमत चल पाएगी? 2 साल, ये मुझे उनको भी यही उम्मीद है कि हम 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। तो काजी साहब, प्रॉब्लम यही है ना कि ये जब आते हैं तो ये कहते हैं कि जी इस दफ़ा हमें आप वोट दें, हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। अब जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो जितनी बातें की होती हैं वो सारी भूल जाते हैं। अब ये उन्होंने कहा बिजली में वो जो है इसको सस्ती करेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री यूनिट देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा करेंगे, और पैरों पर खड़े करने वाला एक ही बंदा है और वो है मियां नवाज शरीफ। अब ये हुआ क्या कि जैसे ही वो हुकूमत में आए, अब इनके जितने वो सेनेटर हैं, जितने इनके MNAs हैं, जितने मिनिस्टर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे हैं कि जनाब मुल्क जो है वो दिवालिया था, हमने बड़ी मुश्किल से संभाला, 2-3 साल लगेंगे इसको पैरों पे खड़ा होते हुए। अब 2-3 साल यहाँ पे कौन सी हुकूमत हुई है? पिछले 75 साल में 5 साल हुकूमत किसने पूरी की है? अब वो 2-3 साल में अल्लाह ना करे कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई सान्या हो जाता है तो फिर इनके पास होगा कि जनाब अब हम बिल्कुल पैरों पे खड़े हो गए थे, तो उधर से हमारे साथ ये सान्या हो गया, उसकी वजह से हम फिर जीरो पे खड़े हो गए। अब जो अगला बंदा आएगा वो कहेगा जनाब हमें दिवालिया दिया, हम इसको पैरों पे खड़ा करेंगे। ये तशरीह सुनते आ रहे हैं हम, पिछले वो 75 साल से सुनते आ रहे हैं। आप पिछली 25 साल पिछली तकरीरें उठा के देख लें, तब भी वो कह रहे होंगे कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। मसला ये है काजी साहब के यहाँ पे अब हमारे पास प्लानिंग नहीं है। अगर ये प्लानिंग करते हैं, ये प्लान के ऊपर चलते हैं, तो कितने हमारे जो साथ चले थे वो मुल्क अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। उन्होंने कशकोल तोड़ दिए। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद होता है और इस वक्त उसके ज़खायर देख ले, ज़र मुबादला के ज़खायर देखे कितने। सर वो टके की देख ले ना, जिसको हम टका कहते थे, आज वो किस कंडीशन में खड़ा है। मसला ये है कि अब ये इनके प्रोटोकॉल, इनकी वो चीज़, एक चीज़ भी आप बता दें कि इन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल किया है कि ये चीज़ें पहले हो रही थी, ये अय्याशियाँ हो रही थी, ये यहाँ पे ये चीज़ें, ये पैसा फजूल खर्च हो रहा था, और ये नई गवर्नमेंट आई है उसने यहाँ पे पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब मसला क्या होता है कि ये हमारी आवाम इतनी जो है मासूम है कि इनको कहते हैं कि हम तनख्वाहें नहीं ले रहे, हमने वजीर आला हाउस में हमने चाय बंद कर दी है, हमने बिस्किट बंद कर दी है, इससे कौम को बहुत बड़ा फायदा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि एक एग्रीमेंट,
एक इनकी मिसमैनेजमेंट, एक इनका गलत फैसला, इनकी कोई डील, वो इनकी कोई एक डील इनको अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन और इनको फायदा। अच्छा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये जो गाड़ियों के प्रोटोकॉल हैं, ये आम एक सरकारी अफसर के हैं, अभी किसी वजीर आजम का नहीं। हमने कहा चले उनका राइट बनता है, चलें आप उनको दे दे। तो हम वजीरों के, मुशीरों के और फिर सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल देखें, इनकी गाड़ियों के फ्यूल, इनकी आप समझ लें मेंटेनेंस, तो ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए में बनती हैं। और ये कहते हैं जी हम मुल्क को मौशी बहरान से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? IMF से कर्जा लेते हैं और ये कहते हैं जी मुल्क दिवालिया हो चुका है। अगर दिवालिया हो जाता तो इस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। आप अपने लिए मुश्किल फैसले करें और अपने जो अय्याशियां उनको खत्म करें, तो ये उनको खत्म नहीं कर रहे। अवाम के वो टैक्सेस पे टैक्स लगा रहे हैं। अभी कल फिर पेट्रोल, हर महीने ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, उसका खमियाजा मुल्क और कौम भुगत रहा है। 9 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ा है, 10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है और मुश्किल फैसले इन्होंने किए। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि इन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो 2-2 कनाल के घर दे रहे हैं, ये हो रहे हैं मुश्किल फैसले। अब मसला ये है कि ये मामला को संभालने नहीं चाहते। जिस दिन ये हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत, वो वफाक की है, वो सूबाई है, वो जिस दिन इसको संभालने के ऊपर आ गए, उनकी नीयत हो। असल में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जैसे होता है कि एक बच्चे को ना ड्यूटी दी जाती है कि उसने सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 7 बजे छुट्टी करनी है इसमें, और एक बंदे को पता है कि मैंने सुबह 9 बजे जाना है, 7 बजे अगर वापस आना है, ये मैंने इतने घंटे काम करना है और उसका कोई ना कोई बेनिफिट निकलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मसला ये है कि हम ड्यूटियां दे रहे हैं, हमारा पुलिस का महकमा ड्यूटी दे रहा है, हमारा LDA का महकमा, जितने डिपार्टमेंट ड्यूटी दे रहे हैं, वो काम को काम नहीं समझ रहे, इसको इबादत नहीं समझ रहे। तो सर आप पार्लियामेंट बना रहे हैं, अपनी असम्बली बनाई, आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, वो आपका कौन सा काम कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ ये है कि अशराफिया पूरे वसाइल पर काबज है और इस तरह फायदा उठा रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर को कहूँगा ये तो प्रोटोकॉल हम देख रहे हैं। अब ये है कि सेहत, तालीम और रोजगार की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराम करना भी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जो सरकारी मुलाजमीन वो रिटायर हो जाते हैं, चले उनको पेंशन आना शुरू हो जाती है। जो आम सादा शहरी हैं, जो आम शहरी हैं, वो बेचारे फिर भीख मांगते हैं। अभी हम जब सड़कों पे निकलते हैं रमज़ान वाले के मुकद्दस महीने में, जगह जगह चौराहों में आपको भीख मांगते हुए लोग नजर आते हैं। मतलब हमारे हुक्मरान ऊपर से IMF से भीख मांगते हैं। और फिर आपने सस्ती रोजगार स्कीम, फिर आपने देखा ये जो बेसिक इनकम सपोर्ट फंड है, फिर इस तरह के और बहुत सी चीजें, मतलब आप लोगों को लाइनों में लगाए रखते हैं और उनको अब ये देख लें, आप नवाजते रहते हैं अपने मनपसंद। आपने याद करवा दिया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के आप, अच्छा मैं चाहूंगा जरा वो फुटेज भी चलाएं स्क्रीन पर। फुटेज आप यकीन करें कि दिल दहल जाता है जब इनके वो हालात देखते हैं कि बेचारी खवातीन जो है वो बूढ़ी हमारी माएँ लाइनों में लगी हुई हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि वो रात को वहां पे सो रहे हैं कि सुबह लाइन में लगना है और वो अपना जो सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए की एक सपोर्ट है उनको और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उनका दारोमदार सिर्फ उसी रकम के ऊपर है, इसलिए लोग सारी रात वहां लाइनों में लग के लगे बैठे रहते हैं। मतलब इज्जत नफ्स मजरू ना कीजिए। मैंने आप लाख तनकीद करें, साबका दौर के अंदर लोगों को उनकी दहलीज पर चीजें पहुंचाई गई, उनके अकाउंट्स के अंदर ही ट्रांसफर किए गए। अभी देखें जैज कैश ऑनलाइन हर चीज आ जाती है, आपका जो पेंशन है आपकी सैलरी अकाउंट में आ सकती है ना। तो ये भी सब जिसका रिकॉर्ड आपके पास है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जैज कैश में ऑनलाइन वो जो मर्जी परचेजिंग करें। तो बहरहाल मैं ये गदागरी पे भी बात करूंगा। अच्छा चले आप बात मुकम्मल करें। इसमें देखें कि जैसे जो हमारे पेंशनर हजरात हैं वो भी बेचारे लाइनों में लगे होते हैं। एक वो बेचारे 50+ होते हैं, तभी तो रिटायर्ड होते हैं ना, उसके बाद वो लाइनों में लग के अपनी जो है ना वो सर अभी ईद के दिन है, अभी 1 तारीख से नेशनल बैंक में आप चले जाएं और अच्छा इन जो सरकारी बैंकों या सरकारी जितने समझे के इदारे हैं उनमें तो आपने बेहतरी नहीं लाई ना। तो नेशनल बैंक में जाए तो यही आपको सिस्टम नजर आएगा और फिर वो पर्ची वाला सिस्टम, आज भी वो टोकन लेके बैठे हैं, तो मतलब अपग्रेड किए ही नहीं उन्होंने। ये टोकन लेके तो वो बैठते हैं काजी साहब जो अंदर बैठते हैं। ये तो बेचारे बाहर AC की जो हीट है वो बाहर आ रही होती है, शदीद गर्मी होती है और गेट के ऊपर लाइनें लगा के जैसे भीख मांग रहे हैं। खुदा रहा ये इन हालात को सुधारे, लोगों को इज्जत दें। और ये हम तो इसके हक में ही नहीं है कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट या ये नवाज शरीफ इनकम सपोर्ट कोई नहीं होना चाहिए। आप इनको रोजगार के मौके पैदा करें, रोजगार के मौके दें, उनके रोजगार छीने नहीं, उनको रोजगार के मौका दें कि वो घर में बैठ के काम करेंगे। जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, ये घर में बैठ के देही इलाकों में काम करने वाली हैं, उनको घर घर सिलाई मशीनें पहुंचाएं। उनको कोई ऐसे जो हमारे बेरोजगार लड़के हैं वो जो काम को समझते हैं, जिन चीज़ों में उनको थोड़ा बहुत तजर्बा है, वो चीज़ें दें, छोटी छोटी मशीनरी लगा के दें। वो कॉस्ट आती है मेरे ख्याल में 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की। तवज्जो ही नहीं है। देखें आपके वसाइल इन्होंने लूटे,
फिर आपको टुकड़ों में बांटते हैं और फिर आपका मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं, इन्होंने आटे की बोरियां तकसीम की हैं, उस आटे की बोरियों के लिए लोग लाइनों में लगकर मर रहे हैं, दम घुट रहे हैं। तो ये ऐसे मौके क्यों पेश आ रहे हैं? आपके पास टीम है, सरकारी मुलाजमीन है, आप डोर टू डोर सिलेक्शन आप कर लें और लोगों के घर तक पहुंच जाए। उसमें कैसा फोटो सेशन नहीं होता ना, हाँ, नजर नहीं आता, तशहीर नहीं होती। आपने फुटेज देखी सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिव है बाकी ममालिक में। देखें, उन्होंने ऊपर मैदान में राशन रखा हुआ है, जरूरतमंद उठा लेता है। यहाँ पे तो जरूरतमंद, ये आपने देखा, आपने पहले बात की इनकम सपोर्ट फंड की, बेसिक इनकम की, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन जो है उस फ्रॉड में मुलव्वस पाए गए, उनके अकाउंट्स वहाँ पे एक्टिव थे। तो मैं चाहूँगा फुटेज चलाएं जरा प्रोड्यूसर साहब वो गदागरों की। आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शहरी हैं, उनकी भी कफालत की जिम्मेदारी रियासत की होती है। मैंने देखा है तरक्की याफ्ता मालिक के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सेहत और तालीम की जो ज़रूरियात होती हैं वो रियासत पूरी करती है। और इसके अलावा मैंने देखा उनके घरों में उनका फंड्स पहुंच रहा था उनके अकाउंट में, उनको किसी जगह बताने की जरूरत नहीं होती है, सबका रिकॉर्ड इनके पास है, नादरा के पास। नादरा से आप हेल्प लें और इन बेचारे जो ये बुजुर्ग शख्स है, अब ये चौक में खड़ा होकर इस उम्र में, ये मुझे बताएं, ये रोजगार कमा सकता है? फिर भी लोग अपने तौर पर मदद कर रहे हैं, मुखैर हज़रात भी मदद करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे हुक्मरानों के लिए, कि इनके वसाइल देखें, इनके ज़खार देखें, इनके असासे देखें, और गरीब आदमी बेचारा दो वक्त की रोटी से भी तंग है। इसमें काजी साहब थोड़ा सा तकसीम करना होगी कि एक भिखारी हैं जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, उनके हालात ठीक नहीं है और वो इस नहज पे पहुंच गए कि वो मजबूरन कोई चीज़ बेच रहे हैं या वो मांग रहे हैं। एक भिखारी हैं जो ये माफिया है पूरा, और वो अरबों रुपया डेली के हिसाब से, एक तहकीक के मुताबिक अरबों रुपया डेली पूरे पाकिस्तान में से वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो आप जिनको गरीब समझ के पैसे दे रहे होते हैं, जिसमें इस्लाम में भी मना फरमाया गया है कि आप जो इसमें ममानियत है। अब और हमारी ये देखें कि इससे ज़्यादा हमारी क्या वो बेइज्जती वाली बात है कि वहाँ पे सऊदीया में जो है वो 4000 से ऊपर जो है वो भिखारी पकड़े गए और उनमें 90-80% जो रेशो है वो पाकिस्तानी है। ऐसे कहा आपने। अब ये बताएं कि ये बंदा क्या मतलब कि कर सकता है, क्या उसके ऊपर कोई दुनिया भर में भीख मांगने को मायूब समझा जाता है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं, मैं जब चौक चौरों में जाते हैं तो हम कहते हैं चल 10 रुपये दे दे, यकीन जाने इस तरह मांगते हैं, हमें तरस आ जाता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा दिल सख्त करेंगे, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि इस्लाम में सख्ती से ममानियत है। अब तो देखा जुम्मे की जब नमाज होती है तो उसके अंदर भी सवाली उठकर खड़े हो जाते हैं, हालांकि मस्जिद के अंदर भी मांगना जो है वो सख्ती से उसकी ममानियत है। अब मसला ये है ना कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं ना, इसको डिस्करेज नहीं कर रहे। सर कभी आपने देखा इशारों पे ये मांग रहे होते हैं, पुलिस वाले 1-2 दिन इनको आगे पीछे हटाते हैं सख्ती से। मैंने कहा इसको जुर्म करार दिया जाए। और फिर ये है कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं या तो उनकी छांटी कर लें, आप देखें जो हकदार है उसको रियासत उसकी सपोर्ट करे। चौकों चौराहों में जब भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी या गैर मुल्की आते हैं, वो जब इस तरह भिखारियों को देखते हैं तो वो पाकिस्तान का इस तरह इमेज लेके जाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे गरीब रियासत है। काजी साहब आपकी बात बिल्कुल बजाय कि इसके ऊपर कोई कानून बनाना चाहिए। असल में हमारे कानून जो है ना वही है, पिछले 75 साल से चले आ रहे हैं, उसमें कोई तरमीम नहीं की जा रही। अब मसला यह है कि इनके वो कितने चाइल्ड प्रोटेक्शन होम आपने बनाया है, इनको भिखारियों को यहाँ से उठाया भी जाता है, उसके बाद होता क्या है, वो 3 दिन के बाद वहां पे फिर खड़े होते हैं। अगर एक ये मांगने वाला महीने का 50,000 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, तो अगर उसको वहां पे 5-10 हज़ार रुपया थाने में या जमानत करवाने में अदालत से वो फ्री होके दोबारा फिर आके खड़ा हो जाता है, तो वो रेशो ठीक है ना उसके लिए, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला यह है कि जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट की है कि ये उसका कोई ऐसा लहमल तैयार करे ना कि या तो अगर इसके ऊपर कोई कानून लागू करते हैं, जिसको आप पकड़ते हैं, जिसको अरेस्ट करते हैं, उसको फिर आप उतनी देर बंद करें कि उसको पता हो कि यार ये मैंने अगर इस दफ़ा अरेस्ट होता हूं तो मैं 3 माह के लिए या 6 माह के लिए मुझे जेल के अंदर डाला जाता है, तो मैं इसको छोड़ के मैं कोई और काम कर लूं, फिर वो राग़िब होगा किसी और काम की तरफ। जब आप आज पकड़ते हैं, हमारी माशाल्लाह पुलिस का भी आपको पता है स्टैंडर्ड क्या है, पकड़ते हैं, लेके जाते हैं 2-4 हज़ार 5 हज़ार दे के, तो वो फिर आगे उसी चौराहे पे खड़े होते हैं। इस सिस्टम को, हमारी असल में बहस यही है कि इस सिस्टम को चेंज करना होगा। ये गला सड़ा सिस्टम जो है इसको चेंज करें, फ्रेश सिस्टम लेके आए। ये अपने जो दूसरे मामला है ना उनसे जरा ध्यान हटा के जो असल मामला है पाकिस्तान की बेस बनाने का, पाकिस्तान की बुनियाद नहीं है अभी तक, जो बेसिक जो चीजें हैं जिसका कोई लैमल, जैसे बानी पीटीआई कहते थे ना कि मैं 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो महंगाई खत्म कर दूंगा।
असल में उनके कहने का मकसद ये था कि वो डायरेक्शन सीधी करेंगे और वाकई में 90 दिन बड़ा टाइम होता है। कुछ तो बेहतर हुई थी ये, देखिए इस तरह के हालात नहीं थे जो पीडीएम के दौर में शुरू हुए और अब जो हुए। अब लोग, जब मैं सड़कों में निकलता हूं सर, कारोबार बंद हो चुके हैं, लोग अपने घर बेचकर दुकानें बेचा रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए दुकानें भी बेचानी मुश्किल हो गई हैं। अच्छा, ये चोरी साहब 32 अरब रुपए रोजाना जो भिखारी हैं वो आम आदमी की जेबों से हथियार लेते हैं। असल ये है कि ये 32 अरब नुकसान मईशत को हो रहा है, आम आदमी को हो रहा है, वो मईशत सर्कल नहीं कर रही। ये लोग तो जोड़ जोड़ के, आपने देखा बड़े भिखारी ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, वो एक जगह पार करते हैं और पेशावर फिर ये कहते हैं बच्चों को अगवा कर लेते हैं, फिर उनको अपाज करके उनसे भीख मंगवाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, उनसे भीख मंगवा रहे होते हैं, तो उनको उठा के ऐसे लगते हैं लोगों को हमदर्दी पैदा हो। तो रियासत को इस तरह तवज्जो देनी है। हालांकि कुछ जगह मैंने देखा है ट्रैफिक वार्डन इनको उठाते हैं, इनको पकड़ते भी हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई शायद कोई कानून साजी नहीं है, कोई आइन साजी नहीं है, इसलिए शायद वो एक्शन नहीं लेते। साहब असल मसला यही है कि कानून साजी नहीं है। अब आप थोड़ा अरसा पहले की अगर आप देखा हो आपने, एक वीडियो वायरल हुई थी पिंडी के अंदर, ये जो भिखारी हैं इन्होंने अपनी शादी के ऊपर लेमोजीन गाड़ी मंगवाई थी। दूल्हा जो है वो लेमोजीन पे गया था और इनकी आप शादियां देखें, ये हजारों रुपए वहां पे लुटा रहे होते हैं। असल में ये एक माफिया है, ये जो पेशा है। मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया था। इसमें जो बच्चे ये लेके आते हैं, ये बच्चे इनके अपने नहीं होते, वो भी उधार से लेके आते हैं। ये बच्चे 500 रुपया 1000 रुपया डेली के हिसाब से उनको पे करते हैं, जहां से ये बच्चे लेके आते हैं। फिर बच्चों को सिरप पिलाया जाता है कि वो बच्चा जो है वो होश में नहीं आता, वो सारा दिन सोया रहता है और उसको पकड़ के ये लोगों की हमदर्दियां लेते हैं। फिर आपने देखा होगा जो बच्चे 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे खड़े होंगे, तो आप कभी नोट कीजिएगा, कई बच्चों के हाथ में कपड़ा होता है, वो सूंघ रहे होते हैं। अब वो नशा कर रहे होते हैं, वो सम बॉन्ड समथिंग ऐसी कोई चीज है उसका, या पेट्रोल का नशा कर रहे होते हैं, उसको इंजेक्शन भी लगा रहे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। ये प्रॉपर एक माफिया है। ये हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले और इसका कोई तरमीम करें उसके ऊपर, अपने जितने आपके कानून बने। हाल क्या नजर आता है आपको? मैंने कुछ हकदार भी होंगे, लेकिन जो झुग्गियों में बैठे हुए हैं पहले तो उनको कहीं ना कहीं सेटल करे, फिर उनके लिए रोजगार के, क्योंकि असल में अफरादी कुव्वत हम जाया कर रहे हैं। ये नौजवान है, ये अफरादी कुव्वत फैक्ट्रियों में लगी होती है, किसी जगह रोजगार कमा रही होती है, तो मुईशत में अपना हिस्सा डाल रही होती है। इनका मुईशत में कोई हिस्सा नहीं है और ये सिर्फ मुईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों की जेबों से पैसा निकाल के बस अपनी एक रोजगार है वही चला रहे हैं। काजी साहब वो झुग्गियों में नहीं रहते, मैंने बताया, मैंने इनको बड़ा हर तरह का फकीर है ना, हर तरह के मंगते हैं, बकारी हैं। आप झुग्गियों की बात कर रहे हैं ना, ये झोंपड़ियों में नहीं रहते। इनके आप पीछे चले जाएं, इनके गांव जो है वहां पे इनकी जमीनें हैं, इनके पक्के मकान हैं, वहां पे इन्होंने गाड़ियां रखी हैं, 1 to 5 मोटरसाइकिल रखी हैं, वहां पे ये बड़ी शानदार लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं। यहाँ से पैसा, अब ये सीजन है इनका, ये रमजान शरीफ स्टार्ट हो गया है। चले फिर मैं ये समझता हूँ ये रियासत की जिम्मेदारी, हर जगह पुलिस वार्डन खड़े होते हैं, पुलिस वार्डन को भी इख्तियार दें, वो इनकी चेकिंग करें, निगरानी करें और इनको पता करें, और फिर इसके बाद पुलिस में आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं, इनका पता करें कि ये जुराम पेशा लोग भी तो है, इनका पता ही नहीं, पहचान नहीं, शनाख्त नहीं होती, उलिये इन्होंने बदले होते हैं। आपने देखा अमूमन जब पुलिस वार्डन पकड़ते हैं तो किसी की टूटी होती है, टांग टूटी होती है, वो सही हो जाती है, बाजू टूटा होता है, उसने अंदर किया था, वो सही हो जाता है। तो ये है कि जो शोबदेबाज है, जो जिनका हक नहीं है, और बुजुर्ग जो हमने देखा शुरू में जो 80-85 साल के बुजुर्ग हैं, उनको घर बैठे रियासत कम से कम राशन तो मुहैया करें कि रोटी, वो जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें खा रहा है तो उसकी ज़रूरत है वो पूरी की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये जैसे आप बता रहे हैं कि वो किसी की बाजू टूटी हुई है, किसी ने वो अपने हाथ के ऊपर प्लास्टर चढ़ाया हुआ है, बाजू उसका बिल्कुल ठीक है। मैं अभी कल एक सोशल मीडिया पे वो वीडियो देख रहा था कि एक बंदा व्हील चेयर पे जा रहा है, रोड के दरमियान में पहुंच गया, उसने रोड क्रॉस करना था तो वो फिर व्हील चेयर से उठा है, व्हील चेयर उठाई है, दूसरी साइड पे गया और बैठ गया, वो आगे चला गया। असल में मसला ये है कि ये ना वार्डन का मैं कसूर समझता हूँ, ना पुलिस का कसूर समझता हूँ, मैं ये समझता का भी कसूर है, मुआशरे का आप देख रहे हैं तो कम से कम उसको रोकें, बुराई को बुराई समझें और बुराई का कला कमा करें। आप पैसा देना बंद कर देंगे, वो मांगना छोड़ देंगे, वो देखेंगे कोई और रोजगार तलाश करेंगे और वहां पे जब लग जाएंगे तो इधर को मुंह। चले, बड़ी जबरदस्त आपने निशान दी कि ये अवामुन नास को भी फैसला करना है कि चूंकि इस्लाम में ममानियत है, जो पेशावर गदागार है उसको आपने भीख नहीं देनी, तो आप जब भीख नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली लामाला तौर पर वो भीख मांगना छोड़ देंगे और इसका खुद ही कला कमा हो जाएगा और ये चीज़ जो है, ये कारोबार जो है ये रुक जाएगा।
ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ना कि इसमें मैं जो बार बार कहता हूँ कि कोई ऐसा कानून लेके आए कि जो आप भिखारी को पकड़ते हैं ना तो फिर वो कम से कम 2-3 महीने के लिए आपको इसको जुर्म करार दे, 2-4 माह के लिए उसको बंद करे। जब उसको पता होगा कि मैं जाता हूँ तो 2-4 माह मुझे अंदर गुजारना पड़ते हैं, इसकी कैद होती है, FIR कटती है, बंदा वो उसमें आता है, पुलिस के रिकॉर्ड में भी आता है। जब ये आप करेंगे तो उसकी रेशो कम हो जाएगी। अब ये देखें कि ये मेरे ख्याल में 20-30-40 साल से तो हम देखते आ रहे हैं कि ये भिखारी और दिन ब दिन की तादाद बढ़ती जा रही है। वो तादाद इसलिए बढ़ रही है कि हम इनको इनकरेज कर रहे हैं, हम इनको पैसे दे रहे हैं और कानून साजी कोई नहीं है। एक हमें पैसे देना बंद करने हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि इसके ऊपर कानून साजी करे और कम से कम 3 से 4 माह के लिए एक भिखारी को बंद करे। ये देख लीजिएगा, रेशो नीचे आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में जो सा बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब आ चुकी हैं, उनके अपने शाही प्रोटोकॉल हैं। अभी पहले आपने टायरों की बात किया, अब हेलीकॉप्टर मांग रही हैं। आप कहते हैं मुल्क दिवालिया है, लेकिन शाही अखराजात उसी तरह। वो इस तरह तवज्जो क्यों दें? आम आदमी की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। आखिरी बात, असल में काजी साहब मामला ये है कि हम तो मोहतरमा से गुजारिश करेंगे कि जो बेसिक स्टेप लेने वाले हैं ना उनके ऊपर तवज्जो दें। ये फ़ोटो सेशन, मार्केट्स में निकलना, मुझे तो इससे इख्तलाफ है कि आप क्यों जाते हैं वहाँ पे रमज़ान बाज़ार में, आप क्यों जा रहे हैं? आप LDA की कोई बिल्डिंग गिरानी है तो वहाँ पे आप क्यों नोटिस ले रही हैं? आप अगर ये पुलिस का कोई मसला हुआ है, कहीं पे कोई कत्ल की वारदात हो गई, कोई डकैती हो गई, वज़ीर आला नोटिस ले रही हैं, उसकी वजह क्या है? ये आपके क्या अदारे नहीं है? अगर अदारे हैं और ठीक से काम नहीं कर रहे तो उसके अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं उनको सजाएं दें। आप उनको पूछें, उनसे जवाब मांगें। अब मसला ये है कि कहीं जो सानिया हो जाता है, वज़ीर आला साहब खुद वहाँ पे पहुंची होती है। आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, क्योंकि ये जिन हालात में हमारा पाकिस्तान इस टाइम डूबा हुआ है, आपका वज़ीर आला का, वज़ीर आज़म का एक एक मिनट कीमती है। डिसीजन लेने हैं, फैसले लेने हैं, लोगों से मिलना है, अपनी मुईशत को बेहतर करना है, लेकिन नहीं वो कभी फैसला प्रोटोकॉल जब लगेगा तो गाड़ियों का फ्यूल और पेट्रोल डीजल लगाए तो वो करोड़ों रुपए का एक टूर पड़ेगा। उसका आगे जब देखेंगे पता चलेगा जी जिसकी दादरे सी गई हैं उसका मसला उसी तरह था, जूं का तूं है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हमने एक शॉर्ट टाइम में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इस नाज़रीन के हमारे हुक्मरानों को अपने प्रोटोकॉल, अपनी यशियाँ ख़त्म करनी होगी। अवाम कब तक सख्त फैसलों के जो असरात है वो भुगतते रहेंगे? इस वक्त देखा जाए तो हमारे हुक्मरानों की कोई भी किसी किस्म की भी कुर्बानी नज़र नहीं आती। आम आदमी बेचारा पिसा जा रहा है। वो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, गैस के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इसके अलावा जो रोज़गार के मौके थे वो किसी हद तक कम हो चुके हैं। लोगों की इनकम वही है, लेकिन अखराजात महंगाई की वजह से बढ़ चुके हैं। अब दिवालिया की बात करते हैं कि मुल्क दिवालिया चुका है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि अगर दिवालिया हो चुका है तो इसको होने दें, इससे हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम ये है कि शराफिया के जो अखराजात हैं, इनकी अयाशियाँ हैं, वो ख़त्म होंगी। तो फिर नाज़रीन, इस वक्त अगर ये हालात इस तरह रहे तो आगे फिर हम एक इनकलाबी सूरत देख रहे हैं। आवाम को फिर लामाला तौर पर सड़कों पर निकलना होगा और फिर जो फैसले हैं वो फिर अपने ज़ोरे बाजू से मनवाने होंगे। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।